Welcome back, old book nerd. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेडमी चैनल में। और जैसा कि हमने ईवीएस की मैथमेटिक्स की क्लास चला रहे हैं, पेडागोजी की, और आज हम एक न्यू क्लास स्टार्ट करी है जो कि आपके लिए सीडीपी सेक्शन की रहेगी और प्रैक्टिस सेट रहेगा हमारा। ये 100 की वीडियो रहेगी, आई मीन 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इससे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो हमारी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। यानी जो प्रतिभावान शिक्षार्थी होते हैं उन शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता है। तो 4 ऑप्शन है आपको देखने हैं कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, या फिर वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, यानी बहुत ज्यादा तुनक मिजाज होता है, या फिर कह सकते हैं वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना या हाथ को डोलाना आदि, या वह बहुत आक्रामक कुंठित हो जाता है, यानी आक्रामक व्यवहार या बहुत ज्यादा कुंठित हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता है। तो देखिए ये चीज तो फिलहाल नहीं कि वो बहुत ज्यादा ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो 3 ऑप्शन है नीचे के ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ये ऑप्शन थोड़ा हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट रहेगा कि जो कक्षा है उसकी गतिविधियां चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित महसूस करता है, यानी बहुत कम मोटिवेटेड फील करता है अपने आप को और ऊब जाता है। कहीं ना कहीं उसको क्या है, क्लास बोरिंग सी फील होने लगती है, ये बात हो सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। यानी जो एक कोई टीचर है, शिक्षिका है, वो अपनी प्राथमिक कक्षा को प्रभावी अधिगम जो मतलब काफी अफेक्टिव जो उसका लर्निंग है उसको कैसे मतलब बढ़ा सकती है, उसमें इंक्रीजमेंट कैसे कर सकती है, ये ऑप्शन आपको पढ़ने हैं और बताने हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। क्या कह रहा है? ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। वह कह रहा है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, या अपने विद्यार्थियों में प्रोत्साहन दे रहा है प्रतियोगिता का, कह के कि प्रतियोगिता होगी और फिर वो मोटिवेट हो जाएंगे, या विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़कर, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन से जोड़कर। फिर चौथा कह रहा है कि अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो देखिए इसमें से आप सटीक कौन सा ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन के लिए। देखिए अगर किसी भी पर्सन में अगर उसके जीवन की बात करता है कि अगर मतलब वस्तु है, विषय वस्तु कुछ भी हो सकती है, विद्यार्थी के जीवन से जोड़ने की बात करता है, एनसीईआरटी मोस्टली यही बात करता है कि बच्चे को स्कूली ज्ञान का जो स्कूल का ज्ञान है उसको हम बाहरी ज्ञान से जोड़ें, उसको हम क्या है जो रियलिटी है उससे ज्ञान को जोड़ें, किताबी ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ें। तो यही बात है, इसका ऑप्शन ठीक जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है थर्ड, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं। बच्चों के बारे में मतलब जो बच्चों के बारे में कुछ कथन दिए हैं उसमें कौन सा कथन ठीक रहेगा उसके बारे में है। तो सबसे पहला कथन है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं। क्या बच्चे जो होते हैं या जो स्टूडेंट होते हैं या चाइल्ड होते हैं वो क्या निष्क्रिय प्राप्त करता है, इनएक्टिव फॉर्म में बैठे रहते हैं क्लास में। या दूसरा कह रहे हैं बच्चे समस्या समाधान करता है, या बच्चे क्या है समस्या समाधान करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे क्या है वैज्ञानिक शोध करता है। या फिर कह रहा है बच्चे पर्यावरण के अन्वेषक हैं, यानी बच्चे क्या है पर्यावरण के अन्वेषक हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि नीचे ऑप्शन दे रखा है बी सी डी, या फिर ए बी सी और डी, या फिर दे रखा है ए बी सी और फिर दे रखा है फोर्थ में ए बी और डी। देखिए पहली चीज आपको देखना है कि हमारा कह रहा है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। देखिए पहली बात तो निगेटिव है कि बच्चे, आज जो हमारा एक करिकुलम है 2005 जो एनसीईआरटी है वो कहता है बच्चे सेंटर्ड, यानी बच्चे को सेंटर्ड में रख के एजुकेशन, यानी बच्चा जो है उसको सेंटर्ड में रखा जाए और उसके अकॉर्डिंग ही उसको एजुकेशन दी जाए। मतलब क्या है, बच्चे पहले क्या होता था गुरुकुल वगैरह में जो बच्चे हुआ करते थे वहां पर आराम से बैठे हुए गुरु प्रवचन दे रहे हैं वो सुन रहे हैं। लेकिन आज की क्लास कैसी होती है कि बच्चे और टीचर दोनों में क्या होता है डिस्कशन होता है। जितने ज्यादा बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे क्लास उतनी अट्रैक्टिव और सजीव प्रतीत होगी क्लास। तो बात यही है कि जो आपका पहला ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है, क्योंकि निष्क्रिय प्राप्त करता है ये बात गलत है। लेकिन बच्चे समस्या समाधान करता है ठीक है,
बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी ठीक है। बच्चे पर्यावरण के अध्ययन के अन्वेषक हैं, ये भी ठीक है। तो आपका बीसीडी जो आपका पहला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। 4th नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ये कह रहे हैं संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। पहला ऑप्शन, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थी के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। क्या बोला? यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थी के जो गलत विचार हैं उसको सही विचारों में बदलना। दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब उनकी जो रीजनिंग एबिलिटी है वो उसको बढ़ाना। उसके बाद कह रहा है कि जब तक विद्यार्थी को वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना, मतलब दंड का उपयोग करना। उसके बाद कह रहे हैं पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली चीज है, इसमें आपका कौन सा सबसे सटीक आंसर कौन सा रहेगा ये पूछ रहा है। इसमें ये कह रहा है विद्यार्थी में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी रहेगी। तो प्रभावी विधि बतानी है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि विद्यार्थी को बहुत से उदाहरण देना। क्या करना है, जो स्टूडेंट थे उसको हमें बहुत सारे एग्जाम्पल प्रोवाइड कराने देने हैं। उसके बाद क्या है, उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल देने हैं और उन्हें तर्क शक्ति अपनी क्या करना है, रीजनिंग एबिलिटी को बहुत ज्यादा, वो लॉजिकली एबिलिटी जो है उनकी उसको यूज करें, ज्यादा ज्यादा उदाहरण देके उसे यूज करने के लिए बोला जाएगा। तो आपका जो दूसरा इसका आंसर है एकदम ठीक आंसर है अकॉर्डिंग टू। दंड वाली बात तो बिल्कुल बेकार है, वहां पर दंड तो देने को आप छोटे बच्चे हों या बड़े, उनको दंड का आजकल प्रावधान बहुत ना के बराबर खत्म कर दिया गया है। दंड वाली बात तो आप नहीं कर सकते। 5th नंबर है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। अब प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, कौन सा एक ऐसा वातावरण होगा जिसमें वो सबसे इफेक्टिव तरीके से सीखेंगे। तो वो है, देखते हैं, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। चलिए दूसरा देखते हैं कि जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र ही और बल दिया जाना चाहिए, या जहां शिक्षक सारे अधिगमों में उपयोग होता है और विद्यालयों से निष्क्रिय होने की अपेक्षा करता है। यानी जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों से कहता है कि आप निष्क्रिय फॉर्म में रहें, एक अपेक्षा कर रहा है, आप बोले ना, चुपचाप सुने। 4th है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो और अनुभव करते हो, मतलब वो अनुभव क्या करते हो कि वे महत्वपूर्ण है। बात वही आगे घूम फिर के कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बच्चे महत्वपूर्ण है, बच्चे महत्वपूर्ण है, वही बात है। तो इसका जो आंसर है आपका 4th आंसर एकदम करेक्ट है, क्योंकि बच्चों के लिए महत्वपूर्ण, उनको फील होना चाहिए कि हम महत्वपूर्ण हैं, हम महत्वपूर्ण हैं, वही चीज, यानी अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आपको बार बार बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो ये आंसर जो है इसका 4th आंसर करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो 6th नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है। मतलब एक बच्चा बैठा है खिड़की के पास वाली सीट पर और वो बाहर कौवे को उड़ते हुए देखता है और कहता है एक पक्षी। इस बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है, मतलब इससे उसके विचार के बारे में क्या पता चलता है, ये कुछ कथन है। बच्चे की स्मृतियों से भंडारित होती है, मतलब स्मृति जो है पहले से भंडारित होती है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, या फिर बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें हमें बताना है कौन सा सटीक ऑप्शन रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि बच्चे की जो स्मृतियां होते हैं पहले से भंडारित होती हैं, पहले से भंडारित होती हैं। और उसके बाद है आपका बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, अगर वो पक्षी बोल रहा है तो विकसित हो चुका है। और बच्चा क्या करता है, अनुभव बताने के लिए भाषा या अपने उसका उपकरण को विकसित कर चुका है। देखिए पियाजे जो हैं वो कहते हैं कि थॉट पहले आते हैं लैंग्वेज से,
तो वही चीज है कि स्मृति जो है पहले से वो देख देख के उसको पता लग गया है, लोग सुन सुन के कि ये क्या है, पक्षी है, ये चीज है। तो कुल मिला के ए बी सी आपका जो आंसर है ये दूसरा वाला करेक्ट होगा। ए और बी और सी तीनों जो है करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है आपका 7। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, मतलब आंतरिक इंटरनल जो मोटिवेशन है वो कैसे कर सके कि बच्चे में इंटरनल मोटिवेटेड हो जाए, वो अपने आप मोटिवेटेड हो रहे इंटरनली, वो खुद से करे, किसी का कहने की जरूरत ना पड़े। तो ये कह रहे हैं शिक्षिका ऐसा क्या करे या क्या कहे जो वो इंटरनल मोटिवेटेड हो जाए या आंतरिक प्रोत्साहित हो जाए। तो पहला है, तुम उसके जैसा क्यों नहीं कर सकते। देखो उसने एकदम ठीक कर दिया, बोल रही है कि तुम उसके साथ क्यों नहीं कर सकते, देखो उसने एकदम ठीक कर दिया। दूसरा है, काम जल्दी करो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। मतलब क्या दे रहे हैं यहाँ पर, एक पुनर्वलन दे रहे हैं खाद्य के पदार्थ के रूप में कि तुम जल्दी काम कर लो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। इससे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। में सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। बात समझ में आ रही है आपको। और फोर्थ क्या है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लें। तो यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको एक बार दोबारा से देख लीजिए। शिक्षिका क्या करना चाह रही है, बच्चों को आंतरिक भीतरी प्रेरणा यानी उनको इंटरनल मोटिवेटेड करना चाह रही है। तो उसके बारे में कौन सा कथन ठीक रहेगा। देखो पहला क्या है, जल्दी करो टॉफी मिलेगी, तो वो अपने टॉफी जब तक मिलेगी तब तक करेगा, उसके बाद वो बैठ जाएगा कि भाई दोबारा टॉफी मिलेगी तब करूंगा। या तुम उसके जैसा क्यों नहीं कर सकते, किसी के कहने से करने से कुछ नहीं होगा, इससे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मतलब मुझे पता है अगर मैं ये बार बार राइटिंग कर रहा हूँ या मैं ये पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं दोबारा जब बार बार इसको प्रैक्टिस करूंगा तो मैं सीख जाऊंगा। तो मैं कुल मिला के आंतरिक क्या हो रहा हूँ, मोटिवेट हो रहा हूँ कि सीख जाओगे। सीखने की जो विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जो सीखना जो है लर्निंग जो है उसकी वो आंतरिक प्रेरणा है, इंटरनल मोटिवेशन है। जबकि जो किसी से पहले समाप्त करने प्रेरित करने के लिए जो कार्य की बात कह रहा है व्यक्ति, वो बाहरी प्रेरणा, जो फोर्स कर रहा है उसे वो बाहरी प्रेरणा है। ओके, तो हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं आपका 8 नंबर, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करे। मतलब बात वही है कि यहाँ पर भी शिक्षिका क्या कर रही है, बच्चों को आंतरिक इंटरनल मोटिवेट करना चाह रही है अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो ऑप्शन है प्रतियोगात्मक परीक्षण से, या फिर कह सकते हैं कि व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करे, या फिर साफ दिखाई देने वाले इनाम देकर, जैसे कि साफ दिखाई दे रहे हैं टॉफी वगैरह, कोई केक वगैरह, बिस्किट वगैरह। और उसके बाद क्या है आपका, उनमें चिंता और डर पैदा करे। तो देखिए प्रतियोगिता में क्या है, बच्चे को अगर उसका मन है तो वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, ऐसा कोई इंटरनल वो अपने आप से आंतरिक प्रेरित नहीं हो रहा है। लेकिन व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करना, यानी मैं अपने लक्ष्य खुद से निर्धारित करूं कि मुझे क्या करना है। आप लोगों का लक्ष्य क्या है, टाइट निर्धारित करना। आपको कोई कह तो नहीं रहा कि आप भाई इंटरनेट पे जाओ, वीडियो खोलो और पढ़ो, या आपके मम्मी पापा नहीं कह रहे। कुछ लोग कहते होंगे, कुछ लोगों को नहीं कह रहे हैं, वो खुद से अपने आप जाते हैं, नेट चलाते हैं और उसको मतलब वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो जो लोग खुद से वीडियो देख रहे हैं, खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो क्या है, आंतरिक यानी इंटरनल मोटिवेटेड है अपने सीटेट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए पास करने के लिए। तो व्यक्तिगत है वो, मतलब पर्सनल है, उन्हें कोई कह नहीं रहा, तो पर्सनल है। इसका भी दूसरा आंसर होगा व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करना। उनका अपना लक्ष्य निर्धारित है कि मुझे ये क्लियर करना है, तो उसके बाद जो भी वो करेंगे उसमें उनको हेल्प करी जाएगी, बस इतना कर सकते हैं। इसके बाद है किसी प्राथमिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। यानी एक प्रभावशाली जो है शिक्षक है उसका विद्यार्थियों को प्रेरित करने का क्या होगा, इसके बारे में देखेंगे। रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। फिर है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। आप दंड देंगे जिससे कि वो आपका सम्मान करें, या फिर या ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा
के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें, यानी ऐसा काम करने के लिए बोलेंगे कि वो परीक्षा के अंत में क्या करें, अच्छे अंक ग्रेड मिल जाए उन्हें, बस चाहे नॉलेज उन्हें खाक ना हो। उसके बाद सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। मतलब रटकर बिल्कुल खत्म, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत हो गया। दंड बिल्कुल खत्म हो गया ऑप्शन। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में सिर्फ एनसीआर क्या कहता है, ग्रेड नंबर से नहीं, उसको वैल्यूएबल एजुकेशन दो जो कि उसके दिमाग में घुसे और वो उसको क्या सीखे। केवल नंबर अच्छे लाने से काम नहीं बनेगा। तो ये तीनों जो हैं ऊपर वाले गलत हैं, केवल फोर्थ वाला आपका ठीक है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। मतलब एक प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, ये बताना है। शारीरिक दंड या व्यक्ति सापेक्ष अधिगम या फिर प्रतियोगितात्मक कक्षा या फिर निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। हमें क्या बताना है, दंड बिल्कुल गलत है। प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं यानी प्रतियोगितात्मक कक्षा होनी चाहिए, ऐसा नहीं हमेशा प्रतियोगिता नहीं होती रहती है। दूसरी तुलनात्मक तुलना नहीं करनी चाहिए, हमें किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति या कि चाइल्ड की हम कंपेयर नहीं करेंगे कि प्रत्येक जो बच्चा है या इंडिविजुअल है वो डिफरेंस होते हैं, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो व्यक्तिगत सापेक्ष जो अधिगम है वो जो है उसे हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, जो कि आप प्रत्येक एक इंडिविजुअल पे निगाह रखेंगे। क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों में से प्रत्येक पे निगाह होनी चाहिए कि कौन बच्चा कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, और जो सबसे नीचे स्टैंड कर रहा है उसकी लेवल से लेके चलेंगे, ना कि हम जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट या बहुत जल्दी कैच कर रहा है, अंडरस्टूड कर रहा है, उसको लेके चलेंगे। हम सबसे नीचे वाले को लेके चलेंगे तो जिस उसके ऊपर वाले तो उसको अंडरस्टूड कर ही लेंगे। मतलब कहने का ये हुआ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और काफी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और प्लीज कमेंट जरूर करें। हर वीडियो में कमेंट के लिए मैं कहता हूं, और आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा और पता लगता है कि आपको क्या चीज समझ में आ रही है और क्या चीज नहीं समझ में आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.